सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं भगवती जमनाल। मैं दिव्यांशी चौहान आपका सीएससी रूबरू कड़ी में स्वागत करते हैं। इस श्रृंखला में हम हर बार आपके सामने सीएससी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से रूबरू कराएंगे और बात करेंगे सीएससी के उन अधिकारियों से जो ये योजनाएं आप तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। हम अपने सीएससी वीएलई भाई बहनों से किसी न किसी रूप से हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी वर्कशॉप के जरिए तो कभी किसी वेबकास्ट के जरिए। आपको सीएससी द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताना हो या किसी नए योजना के लॉन्च के बारे में, हम डिजिटल तकनीक के हर प्लेटफॉर्म का उपयोग कर आपके फ़ोन या कंप्यूटर तक पहुंच ही जाते हैं। हमारे दर्शकों में वो लोग भी शामिल हैं जिनके लिए सीएससी एक नया शब्द होगा और कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने कभी ना कभी सीएससी द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाया होगा। आज हम आपसे जुड़े हैं सीएससी की चर्चा करने। सीएससी एक मुहिम है जिसका मकसद भारत की हर पंचायत में पहुंचकर हर भारतीय को डिजिटल तार से जोड़ना है। ये योजना भारत सरकार के डिजिटल इंडिया स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई थी। सीएससी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया है। आज हमारे देश की बात की जाए तो हमारा देश दो भागों में बटा है। एक वो इंडिया जहां सारी सरकारी और गैर सरकारी सुविधाएं मोबाइल और इंटरनेट के जरिए सभी को उपलब्ध हैं, और एक वो भारत जहां आज भी आम जनता बैंक की लाइनों में लगी है, बिजली के बिल भरने अभी भी शहर जाते हैं और अभी भी वो लोग सरकार से कोसों दूर है। सीएससी इसी डिजिटल डिवाइड को कम करने का प्रयास कर रहा है। सीएससी के बारे में विस्तार से बात करने और आपको ये बताने कि सीएससी कंप्यूटर केंद्र से बढ़कर भी बहुत कुछ है, आज हमारे साथ सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। त्यागी जी के बारे में जितना बताया जाए कम है। इनके ही मार्गदर्शन पर चलकर आज सीएससी देश के हर पंचायत में पहुंच गई है। त्यागी सर, सीएससी के साथ आप तब से जुड़े हैं जब सीएससी के नाम को कोई नहीं जानता था, और आज भारत सरकार की सभी सुविधाएं सीएससी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। आपने सीएससी के साथ बहुत लंबा सफ़र तय किया है, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि सीएससी क्या है? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर जैसा कि आपने बताया एक आंदोलन है। स्कीम प्रोग्राम तो है ही है, बट एक आंदोलन है जिसमें डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम लोगों को समृद्ध कराते हैं, उनको वो सारी सहूलियत देते हैं जो दूसरे लोगों को मिल जाती हैं। गांव में दूर बैठे लोग जो हैं वो अपने आसपास ही रह करके सरकारी ऑफिस में ना जाएं और सरकार की वो सारी सेवाएं अपने पास ले सकें, यही कॉमन सर्विस सेंटर है। कॉमन सर्विस सेंटर का एक सबसे बड़ी जो एसेंस है वो ये कि कॉमन सर्विस सेंटर गांव का वही लड़का या लड़की जो उस गांव में रहते हैं वो चलाते हैं। इससे ये होता है कि लोगों पे उसका विश्वास ज़्यादा बनता है और वो लोगों की मदद कर सकता है, और मदद करने में लोग उससे कभी भी किसी वक्त 24/7 टाइप में अपनी सर्विस ले सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जो शुरू किया गया था, कॉमन सर्विस सेंटर फॉर्मेट था कि आप डिजिटल इंडिया के स्वरूप के अंदर एक ऐसा आंदोलन बनाइए जिसमें हम गाँव में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें और गवर्नमेंट सर्विस को कैटलिस्ट की तरह यूज़ करें, ताकि लोग गवर्नमेंट सर्विस के फ्रेमवर्क में लोगों को वो सारी सुविधाएं दे सकें जो उनको उनके घर के पास मिल सकती हैं। माननीय मंत्री महोदय ने सीएससी वीएलई को एक नई परिभाषा दी है, भारत को बदलने वाले। वो अपने हर भाषण में वीएलई को इसी शब्द से परिभाषित करते हैं। सर, आप बताइए कौन है वीएलई और कैसे ये देश को बदल रहे हैं? देखिए, देश में करीब करीब 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो उनको चलाते हैं, और ये कॉमन सर्विस सेंटर जो चलाने वाले हैं कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं। अबाउट 70,000 महिलाएं हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं, और महिलाओं का एज़ यूजुअल लोगों पर विश्वास ज़्यादा होता है, उनकी एबिलिटी टू डिलीवर सर्विसेज ज़्यादा है, और जब ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है तो व्यवसाय ज़्यादा बढ़ता है। तो महिलाओं के सेंटर थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू द मेन बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट, कन्विक्शन एंड ऑल्सो देयर क्रेडिबिलिटी विद इन द कम्युनिटी फॉर डिलीवरिंग वेरियस सर्विसेज। हमारे माननीय मंत्री जी सब जगह बोलते हैं कि देश को बदलने वाले। वास्तव में डिजिटल इंडिया का जो डिवाइड है, जो हैव्स और हैव नॉट में जिन लोगों को अर्बन एरियाज़ में सारी कनेक्टिविटी या सारी सहूलियत मिलती है,
जाकि वो सब चीज़ पढ़ाई या बाकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उस डिवाइड को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा मुहिम एक जो माध्यम है वो कॉमन सर्विस सेंटर है। कॉमन सर्विस सेंटर उन लोगों की मदद करता है जो किसी कारणवश आए तो नहीं कुछ चीज़ें अवेल कर सकते हैं या अवेल नहीं कर पाते हैं, उन सबको उनके घर के पास सहूलियत दे के, स्पेशली जो महिलाएं हैं उनको बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए या अवेल करने के लिए शहर में जाने की अनुमति नहीं होती है या वो किसी कारणवश जा नहीं पाती हैं, वो अपने घर पे पास बैठ कर के उस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वो सारी सुविधाएं ले सकती हैं। किसी को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी टाइप की, अगर किसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम है या किसी को डॉक्टर से बात करनी है, ये सारे काम वो लोग जो अभी तक किसी कारणवश नहीं कर सकते कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दे सकते हैं। इसीलिए कॉमन सर्विस सेंटर विलेज लेवल डेवलपर को चेंज एजेंट बनाया जाता है, बोला जाता है, क्योंकि वो वास्तव में जो सरकार का एक सपना है कि हर एक नागरिक को एम्पावर किया जाए, एनलाइटन किया जाए और हर एक नागरिक को वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो कि वो उसको वैसे नहीं मिल सकती हैं या किसी कारणवश वो उनको अवेल नहीं कर पाता है। जी सर, आपने बात करी कि सीएससी बहुत सारी सर्विसेज गाँव के जनता तक पहुंचा रही हैं, जिनमें बैंक है, जिसमें टेली मेडिसिन है, जिसमें डिजिटल साक्षरता या पेंशन जैसी सुविधाएं हैं। तो देखा जाए तो सीएससी कई रंगों में रंगा एक इंद्रधनुष होता है। सीएससी के माध्यम से इन सुविधाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे है, वो कैसे होता है, थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे सर। देखिए, जैसा कि कॉमन सर्विस सेंटर एंटरप्राइज है और एंटरप्रेन्योरशिप है, हम तो अब क्योंकि वो इतने सारे काम करता है तो बहुत लोगों ने पहले भी ये प्रश्न पूछा था कि आपका कॉमन सर्विस सेंटर रियली क्या आइंस्टाइन है जो इतने सारे काम कर सकता है। तो वो लोग हम सबको यही बताते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर है। अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर है सीएससी का, तो मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत सारे लोगों की मदद लेकर के वो सारी सेवाएं प्रदान करता है और यही कॉमन सर्विस का उद्देश्य था। उद्देश्य भी यही था कि हम गाँव के लोगों को ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें ताकि बहुत सारे लोग मिल करके उस कॉमन सर्विस सेंटर को चला सकें। तो कॉमन सर्विस सेंटर बहुत सारे दूसरे लोगों को नौकरी देता है और उनकी मदद से वो सारी सर्विस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो सारी सर्विस डिजिटली डिलीवर होती हैं, तो कॉमन सर्विस सेंटर्स वालों को एक थोड़ी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए टू डिलीवर सर्विसेज और उसको लोगों को मिलन और लोगों के साथ जुड़ाव होना चाहिए ताकि वो लोगों की मदद कर सके। कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे हमने बोला कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों का एम्पावरमेंट एनलाइटनमेंट होता है। डिलीवरी ऑफ सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म से होती है। हमारा एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे हम सीएससी डिजिटल सेवा केंद्र डिजिटल पोर्टल बोलते हैं। उस पोर्टल के माध्यम से सारी सर्विस डिलीवर की जाती हैं। सर, आपने बताया कि सीएससी की पहुंच भारत की हर पंचायत में है। ऐसे में कोई भी ग्रामीण या शहरी निवासी सीएससी को कैसे ढूंढे? देखिए, गांव में कॉमन सर्विस सेंटर को पहचानना तो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वही अपनी पब्लिसिटी करता है, क्योंकि उसका व्यवसाय, उसका बिजनेस जितने लोग होंगे उसके हिसाब से बनता है। कॉमन सर्विस सेंटर की पहचान जो एंटरप्रेन्योर है वो कराता है अपनी कम्युनिटी को। अगर उसकी पहचान उसकी कम्युनिटी के थ्रू होगी तो उसका व्यवसाय बढ़ेगा और वही कॉमन सेंटर। तो वो क्या कॉमन सर्विस सेंटर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कई बार लोगों को बुला करके इकट्ठा करके अपने पास बिठा करके उनको सारी स्कीम्स के बारे में बताते हैं, उनको अनेबल कराते हैं और उनको वो सर्विस डिलीवर करते हैं। और कई बार भारत सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनको सुनवाने के लिए भी लोगों को एकत्रित किया जाता है और कॉमन सर्विस सेंटर वाले उनको चाय भी पिलाते हैं। तो लोकल पब्लिसिटी एट दैट लोकल लेवल इज़ डन बाय द विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। एज लॉन्ग एज द अर्बन एरियाज आर कंसर्न्ड, वी हैव ए CSC लोकेटर। वो CSC लोकेटर में आप जा कर के देख सकते हैं, आपको लोकेशन मिल जाएगी। इफ़ यू आर एनीवेयर वांट टू फाइंड आउट तो आप CSC लोकेटर में जाके गूगल मैप के थ्रू आप CSC को लोकेट कर सकते हैं। CSC की जो अवेयरनेस है बाकी काफ़ी जगह होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी 15 अगस्त के एड्रेस में रेड फोर्ट से बताया था कि भारत देश में 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो कि गांव-गांव में डिलीवरी सर्विस देते हैं। प्रेसिडेंट की स्पीच में
जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में भी कॉमन सर्विस सेंटर का मेंशन किया गया है। और बाकी जो नेशनल, स्टेट लेवल और बाकी वर्कशॉप होती हैं, हम लोग देश में करीब 600 से ज़्यादा वर्कशॉप हर साल करते हैं, उस सब में कॉमन सर्विस सेंटर्स वालों को प्लस जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको बुलाया जाता है और उसकी लोकल अवेयरनेस की जाती है। काफ़ी लोकल न्यूज़पेपर्स कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में पब्लिश करते हैं ताकि लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में जानकारी मिल सके। जी, तो जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं और जिन्हें अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पता करना है, तो आप सीएससी लोकेटर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इसमें आप शहरी और गांव के लोग दोनों अपने नियरेस्ट सीएससी सेंटर जाके सारी सीएससी की सुविधाएं ले सकते हैं। सर, आपने बात करी डिजिटल डिवाइड की, आपने बात किया कि सीएससी किस तरह उस डिजिटल डिवाइड, उस गैप को कम कर रहा है। तो ऐसे में जो लोग हाशिए में हैं, अभी भी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम, उसमें सीएससी का क्या रोल है? हम लोगों को सिखाएं कैसे, जब उनको बेसिक डिजिटल लिटरेसी नहीं है। बिल्कुल। तो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जो शायद वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोग्राम है। उसमें ये कहा गया कि हम हर एक परिवार में से एक को डिजिटली लिटरेट करेंगे। वो प्रोग्राम सीएससी के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाता है और उस प्रोग्राम में उसको प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान बोलते हैं। इससे पहले नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के आधार में भी अराउंड 52 लाख लोगों को डिजिटली लिटरेट किया गया था। तो एक जो मुहिम थी कि हम हर घर में एक आदमी को कम से कम डिजिटली लिटरेट कर दें, ताकि वो अपने आप समझ सके कि वो डिजिटल टूल्स को कैसे यूज़ कर सकता है और अपने आप सेवाएं ले सकता है या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जानकारी ले सकता है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल, all the three components can be provided, which will lead to basically an empowerment of citizen and also create an inclusive society. सर, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, आप हमें कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें वीएलईज ने कोई ऐसा काम किया हो जिसमें कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड है और वो मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, या जिन लोगों के पास पहले सुविधाएं नहीं थी, आज वो डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं? देखिए, डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से कहानी तो बहुत है कि हमारे वीएलई 2,50,000 पंचायत में जो रिमोट लोकेशन, जहाँ कुछ साल पहले शायद लोगों ने कल्पना नहीं की थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, उन सबको इंक्लूड कराना इज सेल्फ ए ग्रेट स्टोरी। फिर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारी एक महिला वीएलई हैं स्नेहलता जी, राजस्थान में। उन्होंने बंजारा कम्युनिटी, जो नोमैड्स होते हैं, उनको डिजिटली लिटरेट किया और उसमें से एक लड़की को डिजिटली इतना पढ़ाया, इतना साक्षर किया कि उसको कॉमन सर्विस सेंटर भी खुला दिया। ऐसे बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ में एक वीएलई हैं जिन्होंने डेफ एंड डम बच्चों को डिजिटल लिटरेसी कराई और डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से उनको एम्पावर किया। हमारे कुछ बच्चे हैं जो अपने आप ही हैंडीकैप्ड हैं। हमारा एक सीएससी का वीएलई है जो महाराष्ट्र में है, खुद ही हैंडीकैप्ड है, खुद ही व्हील चेयर पर चलता है और उसने एक मुहिम चलाई कि सभी हैंडीकैप बच्चों को या बच्चियों को वो कॉमन सर्विस सेंटर खुलाएगा। तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत हैं। हमारे देश में काम करने की सुविधाएं बहुत हैं और हमारे ये गांव में रहने वाले विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, बच्चे और बच्चियां काफ़ी मेहनत करके उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी शायद पहले कभी मदद नहीं की जा सकती थी या नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से जो मदद नहीं ले पाते। सर, सीएससी के सक्सेस स्टोरीज तो हमने बहुत सुने हैं, काफ़ी चर्चा होती है। सर, एक सवाल जो अक्सर हमारे वीएलई शिकायत करते हैं कि उनके केंद्र के सामने या उनकी ही पंचायत में एक और सीएससी भी खुल गया है। ऐसी स्थिति में कोई कैसे अपना व्यवसाय चला सकता है? क्या 2 या 2 से अधिक केंद्रों में एक ही स्थान में होने से बिजनेस के लिए हानिकारक नहीं है? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर की स्कीम को समझना थोड़ा सा सब में, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्राइज है, रन बाय ए प्राइवेट ऑपरेटर एंड मैनेज बाय ए प्राइवेट ऑपरेटर। ये गवर्नमेंट का सेंटर नहीं है और गवर्नमेंट जैसा सेंटर भी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर पटवारी बनाना नहीं था। गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि प्राइवेट एंटरप्राइज को अनेबल करना और उन एंटरप्राइज को यूज़ करना गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी करने के लिए। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेज जब होते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है और प्राइवेट एंटरप्राइजेज लाइसेंसिंग के मेथड से काम नहीं करते हैं। दीज आर बेसिकली एंटरप्राइजेज ड्रिवन बाई इट्स ओन। और सीएससी में जब वीएलई होता है, सरकार उसको कोई कैपिटल सपोर्ट नहीं देती है, वो अपना पैसा खर्च करता है, अपना कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाता है और अपना स्पेस निकालता है
और अपने ही लोगों को रख करके कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है। तो सीएससी चलाने के लिए एंटरप्राइजिंग होना बहुत ज़रूरी है। सीएससी चलाने के लिए आप में एबिलिटी टू कन्विंस पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एबिलिटी टू इन्वेस्ट कैपिटल। इसके अलावा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होता है। अभी कॉमन सर्विस सेंटर की जो सारी सर्विस हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज, कुछ दिनों में अगर वो मोबाइल के थ्रू आएंगी तो ये सर्विस में यानी कंपटीशन हो जाएगा। तो वो सर्विस को कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को डील करने के लिए आप में एबिलिटी टू टेक रिस्क होनी चाहिए। तो अगर आप में ऐसे फीचर्स हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर चला सकते हैं। जहाँ तक कि सवाल है कि एक कॉमन सर्विस सेंटर के पास में दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर कैसे आता है, जैसे हमने कहा कि अगर कोई अपना रिस्क लेकर के और बिज़नेस को समझ के चलाना चाहता है तो हम उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, और क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं तो सबको खोलने की इजाज़त की दी जाती है। हमारा उद्देश्य था कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर हर पंचायत में होना चाहिए, और ज़्यादा होता है तो उसकी एबिलिटी है उन लोगों का कम्पिटिटिवनेस। इससे दूसरी बात है कि सिटीजन को भी चॉइस दिया जाता है। अगर एक कॉमन सर्विस सेंटर पे लोगों को अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है तो वो दूसरे कॉमन सर्विस सेंटर से वही सेवाएं अपने आप ले सकता है। तो कॉमन सर्विस सेंटर सिटीजन को चॉइस देता है, क्योंकि सिटीजन के पास 4 चॉइस होती हैं हर गवर्नमेंट सर्विस को लेने के लिए। एक चॉइस होती है कि वो अपने घर में अपने कंप्यूटर से गवर्नमेंट सर्विस ले सकता है। दूसरा चॉइस होता है वो अपने किसी रिलेटिव के घर में उसके कंप्यूटर से गवर्नमेंट सर्विस ले सकते हैं। तीसरी चॉइस उसके पास होती है वो कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको हम असिस्टेड फॉर्मेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं, वहाँ पर जाकर सर्विस ले सकता है। और चौथा चॉइस होता है कि वो किसी सरकारी ऑफिस में जाकर भी अपनी सर्विस ले सकता है। तो ये सारी सर्विस दिलाने के लिए और इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए ये ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एक कॉमन सर्विस सेंटर के साथ में दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर नहीं खोल सकता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब पंचायत कवर हो जाएं और पंचायत में सस्टेनेबल बिजनेस हो जाए तो हम उन लोगों में ज़्यादा से दूसरे कॉमन सर्विस सेंटर को ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं। एक जो दूसरा बात है कॉमन सर्विस सेंटर्स का ये भी है कि हमारे पास में बहुत सारी सर्विस हैं। आजकल कॉमन सर्विस सेंटर की सर्विस डिलीवरी फॉर्मेट बहुत बड़ा है, कन्वेंस बहुत बड़ा है, और बहुत सारे कॉमन सर्विस सेंटर अभी सिर्फ एक या दो सर्विस में फोकस करते हैं। जैसे कोई कॉमन सर्विस सेंटर सिर्फ एजुकेशन का काम करना चाहता है, कोई कॉमन सर्विस सेंटर सिर्फ बैंकिंग का काम करना चाहता है, लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर तो सिंगल स्टॉप शॉप है फॉर डिलीवरिंग ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज। इसीलिए ये मकसद था कि अगर कोई सारी सर्विस नहीं करता है तो दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर दूसरे काम भी कर सकता है। और अभी हमने स्किलिंग के भी प्रोडक्ट्स डाले हैं, स्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ डाली हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर इज़ एन एनेबलर टू एक्चुअली क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू सेट अप स्मॉल एंटरप्राइजेस इन दैट कम्युनिटी। कॉमन सर्विस सेंटर्स वालों को अपने पास में दूसरे कॉमन सर्विस सेंटर से कोई खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में एक्चुअल में बिजनेस में ये खतरा अनफाउंडेड है। और आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके पास आएंगे, दूसरे किसी के पास नहीं जाएंगे। सर, शिकायतें अगर हो रही हैं तो एक शिकायत जो आमतौर पे वीएलईज के बीच में रहती है कि सीएससी हर रोज़ आए दिन नई सर्विसेज लॉन्च करता है, लेकिन उनका कहना है कि उनको सही ट्रेनिंग नहीं दी जाती और किसी भी योजना के बारे में उन्हें विस्तार से नहीं बताया जाता। तो ऐसी शिकायतों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, और क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो हमारा मकसद ये रहता है कि सबको डिजिटली ही सीखना चाहिए। एवरी कॉमन सर्विस सेंटर शुड लर्न एवरी सर्विस थ्रू अ डिजिटल फॉर्मेट। और हम लोग जब भी कोई कॉमन सर्विस सेंटर की कोई सर्विस लॉन्च होती है तो उसका छोटा सा वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो को अपलोड करते हैं। उसमें स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं कि आप पहले स्क्रीनशॉट को देखिए, फिर ये क्लिक कीजिए, फिर क्लिक और सर्विस लाइव हो जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर के कंटेंट भी होते हैं, हर सर्विस का कंटेंट भी होता है। शायद कंटेंट वीएलई ना पढ़ पाएँ, लेकिन देख कर के, वीडियो देख कर के वो सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कुछ वीएलईज हैं, कुछ उन्होंने अपने ही प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसमें वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कॉमन सर्विस सेंटर्स की सर्विसेज को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि कॉमन सर्विस सेंटर और कुछ जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा हैं और कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलई उसमें देख करके अपनी सर्विसेज के बारे में ज्ञान समझ सकते हैं। इसके अलावा हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉमन सर्विस सेंटर की एक सोसाइटी बनाई है, इन वीएलईज़ की एक सोसाइटी बनाई है, और हर एक सोसाइटी में हमने हेल्प डेस्क की सर्विस भी प्रोवाइड की है, ताकि वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने दूसरे वीएलई भाइयों और बहनों को
वो सारी सर्विसेज के बारे में बता सकें, कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकें, कुछ अवार्ड और रिवार्ड दे सकें, कुछ इंसेंटिवाइजेशन कर सकें, और उस हेल्प डेस्क के माध्यम से छोटी जो टीडिंग प्रॉब्लम आती है जो किसी भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में आती है, उनके सॉल्यूशन के लिए वो लोग उनकी मदद कर सकें। तो हेल्प डेस्क है हमारा डिजिटल फॉर्मेट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, और हमारी वर्कशॉप्स हैं जो हम बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वीएलईज़ को बुलाते हैं। इसके अलावा एक रिसेंटली हमने हर ब्लॉक में एक चैम्पियन वीएलई आइडेंटिफाई करने के लिए मुहिम रखी है, जिसमें ये चैम्पियन वीएलई हर ब्लॉक में, अपने सारे ब्लॉक में करीब 25 से 30 वीएलईज़ होंगे ऑन एवरेज बेसिस। उन सब वीएलईज़ को ट्रेनिंग देगा, उन सबको सारी सर्विस के बारे में अनेबल करेगा और उन सारी सर्विस को डिलीवरी के लिए उनकी मदद करेगा। हमारा हेल्प डेस्क नंबर भी है, बट हेल्प डेस्क नंबर कैन ओनली सपोर्ट एंड आइडेंटिफाई इश्यूज। इट मे नॉट बी एबल टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज, एज हेल्प डेस्क only listen to many of the issues and problems. But I think our framework in which we deliver services should be able to address all queries of CACs across the country. सर, जैसे हमने अभी हेल्प डेस्क की बात करी, तो कुछ वीएलई भाई बहनों की ये शिकायत भी रहती है कि हेल्प डेस्क से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या समस्या का निवारण देरी से मिलता है, तो इसके लिए सीएससी क्या कदम उठाती है? देखिए, हेल्प डेस्क के फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो डेटाबेस है उसमें हमने सारे सीएससीज के मोबाइल नंबर को फीड किया हुआ है, तो अगर आपका वो मोबाइल नंबर उससे फ़ोन करते हैं तो आपको डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मोबाइल नंबर से करते हैं तो फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसको दूसरे फॉर्मेट में डील करता है। तो एज लॉन्ग एज यूजिंग द मोबाइल नंबर ऑफ द डेटाबेस इन विच यू क्रिएटेड CAC ID, यू शुड बी गेटिंग ए प्रेफरेंस इन ऑर्डर टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस। हेल्प डेस्क अभी सारे देश में है, तो अगर आप गुजरात से फ़ोन करते हैं हमारे हेल्प डेस्क में तो वो गुजराती लैंग्वेज में ही आंसर किया जाएगा, एंड दे विल बी एबल टू आंसर सम ऑफ द क्वेरीज विच यू हैव। कुछ लोगों की समस्याएं सिर्फ बताने से नहीं, और उनको समझना ज़रूरी है, उनको कहाँ से निवेदन, कहाँ से उनका समाधान हो सकता है वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे हेल्प डेस्क आपकी मदद करते हैं कि आप या तो चैम्पियन वीएलई से, डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी से, या जो बाकी वीएलईज़ ने जो छोटे छोटे अपने पोर्टल बनाए हुए हैं जिसमें वो सर्विसेज का एक्सप्लेन करते हैं, उनकी मदद से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हमारे हेल्प डेस्क में थोड़ा हमें सुधार लाने की ज़रूरत है, हम मानते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों के बीच में हेल्प डेस्क में और सुधार लाएं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना हो सके इंटरफेस कम करके हम अपने वीएलई भाई और बहनों की समस्याओं का समाधान कर सकें। जी सर, मेरा एक सवाल है। जनरली इट हैपन्स दैट व्हेन वी आउटरीच, जब आपका क्वालिटी की बजाय जब आपका क्वांटिटी बढ़ जाता है, देन इट इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। डज इट हैपनिंग विद द CSC? क्या CSC के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि क्योंकि हमारा आउटरीच, CSC का पेनिट्रेशन हर पंचायत तक पहुंच गया है, तो जो सुविधाएं CSC पहले दे रहा था उसकी क्वालिटी में कुछ इफेक्ट या कहीं कुछ कमी आई है? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जैसे मैंने बोला, अगर उसको हमें सस्टेनेबल बनाना है तो हमें अपनी बास्केट ऑफ सर्विसेज को बहुत बड़ा करना होगा। बिल्कुल। सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज के बेसिस पे कॉमन सर्विस सेंटर कोई वायबल नहीं हो सकता। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू एनहांस द बास्केट ऑफ सर्विसेज इन द कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टफोलियो। और वो बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है कि गाँव के लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए किसी भी फॉर्मेट में, कॉमन सर्विस सेंटर वन सिंगल स्टॉप शॉप बन करके उनकी मदद कर सके। उनकी मदद करने का मतलब ये है कि करीब करीब उनकी सारी डिमांड को एग्रीगेट करेगा और उनकी डिमांड को मीट करने के लिए कॉमन सर्विस के माध्यम से फुलफ़िल करेगा। हम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सब लोगों की इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे इंश्योरेंस में, पेंशन में, चाहे वो एजुकेशन में, चाहे वो हेल्थ में, सारे सेक्टर में। या फिर B2C फॉर्मेट है जब लोगों को कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, जैसे कि गाँव के लोगों को बहुत सारे जो पोर्टल्स हैं, बहुत सारे जो ई-कॉमर्स पोर्टल हैं, उनकी सुविधाएं नहीं मिलती है क्योंकि लॉजिस्टिक इशू होते हैं। शहर वालों को मिल जाते हैं डिस्काउंट सेल ऑन दिवाली, दी अर्बन पीपल आर एबल टू गेट, बट रूरल पीपल आर नॉट एबल टू गेट। सो वी आर एक्चुअली एड्रेसिंग दोज इश्यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट ए ह्यूज बास्केट ऑफ सर्विसेज। और वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी एनहांसिंग बास्केट से होगा। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है कि अगर बास्केट बढ़ाने से क्वालिटी कम होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने और बच्चियाँ जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, उन्होंने उनके हिसाब से कि वो वही जो नई सर्विस आती है उसको ठीक से समझ लेते हैं। जो समझ लेते हैं, जो पुराने हैं, उनको परेशानी नहीं होती है और समझ करके और 2-3 लोगों को नौकरियां देते हैं,
और नौकरियां देने से काम चलता है। हमारा तो मकसद है कि हम गांव में लोकल रोज़गार क्रिएट करें और कम से कम हर कॉमन सर्विस सेंटर 5 से 6 लोगों को नौकरी दे और वो नौकरी दे करके कॉमन सर्विस सेंटर की सारी सर्विसेज को देगा। जब 6 लोगों को अगर उसके ऑपरेटर होंगे तो ईच वन ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड all the services which are required and the large number of basket of services and the quality of service will not get impinged on. Basically the idea is to create a good sustainable model which become examples not for India but also all over the world and try and support communities in getting empowered through the delivery of services. Sir, we are delivering a basket of services to all the customers, B2C and G2C services. ये VLE की बात हुई। अगर हम आम नागरिकों के बारे में बात करें तो उनके लिए भी कोई ऐसी सुविधा है जो CSE से जुड़ी किसी सुविधा की शिकायत या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, शिकायत और सुझाव देने के लिए तो बहुत सारे पोर्टल हैं। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में आप ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म में आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। वो फाइनली हमारे पास आती है और हम उसको एड्रेस करके उनका रिप्लाई भी देते हैं। तो अगर कोई सुझाव है, एक कॉमन सर्विस सेंटर हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। न्यूट्रल का मतलब है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के साथ लिंक नहीं होते हैं, एक्सक्लूसिविटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म कोई भी सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर सकता है। हम सिर्फ नेगोशिएट करते हैं कि हमारे जो CSE एंटरप्रेन्योर हैं उनको कितना मार्जिन मिलेगा उस सर्विस की डिलीवरी में। बाकी अगर लोग उस सर्विस को ख़रीदना चाहते हैं या अवेल करना चाहते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है। तो न्यूट्रलिटी इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर विच कैन यूज़ बाय एनी सर्विस प्रोवाइडर। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर सकता है। और किसी को अगर सर्विस प्रोवाइडर को अगर कोई सुझाव देना है कि दूसरी सर्विस वो इनको लगती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो अभी छोटे छोटे प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं, अगर उनको कॉमन सर्विस सेंटर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड इट कैन बी एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल बिकॉज शायद 4 लाख एक्सेस पॉइंट कोई भी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा एंड फॉर एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू गेट एक्सेस टू दैट फ्रेमवर्क। जी सर, हमने बात करी CSE कैसे शुरू हुआ, किस तरह की सर्विसेज वो प्रेजेंट में दे रहा है। तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे बनता है कि आप CSE का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर जैसे मैंने बताया कि क्योंकि एंटरप्राइजिंग और एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है तो और सस्टेनेबल के लिए हमने बहुत एफर्ट किए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो शायद पहले कल्पना भी नहीं की थी उन चीज़ों को ऐड किया है। और कॉमन सर्विस सेंटर तो चलेगा और ये आंदोलन है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। और हमें कुछ लोगों ने शुरू में और बाद में भी लोग कहते हैं कि जब सारी सर्विस मोबाइल पे आ जाएंगी तो शायद असिस्टेड फॉर्मेट की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि असिस्टेड फॉर्मेट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, क्योंकि बहुत लोग अभी भी शहरों में दूसरे के मार्फत अपनी सर्विसेज कराते हैं। जैसे रेलवे टिकटिंग दूसरे लोगों से कराते हैं, खुद नहीं करते हैं। और गांव में तो अभी इसकी कल्पना भी नहीं कहते। गांव में जो एटमॉस्फेयर है जिसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को एम्पावरमेंट करता है, उसमें असिस्टेड फॉर्मेट बहुत वैल्यू रखता है। और कॉमन सर्विस सेंटर since being a unique assisted format run operated by local entrepreneur build a credibility within the ecosystem has a huge feature। अभी जो 2-3 चीज़ें हमने सोची हैं जिनसे बहुत बदलाव होगा। एक तो कॉमन सर्विस सेंटर में ये भारत नेट के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट हमारा लिंकेज हुआ है, उससे हमें लगता है कि हम 2,50,000 पंचायत में जो इंटरनेट की सुविधा है और इंटरनेट का जो सेल है उसको चलाएंगे। अभी भारत सरकार के CSE के साथ जो समझौता हुआ है डिपार्टमेंट टेलीकॉम के साथ हमारा, उसमें 1,20,000 पंचायत में हम भारत नेट को ऑपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे और मेंटेन करेंगे और इंटरनेट को सेल करेंगे। तो कॉमन सर्विस सेंटर के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है। हमें लगता है कि कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर्स और 2-3 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। वो फाइबर को मेंटेन भी करेंगे और वो इंटरनेट की सुविधाएं लोगों को देंगे। जब 2,50,000 लोकेशंस पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर भारत नेट को ऑपरेट और मैनेज करेगा तो इट विल प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू डू दैट पार्ट। कॉमन सर्विस सेंटर्स इसके अलावा हमारा पंचायती राज मिनिस्ट्री से अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें सारी पंचायतों का काम कॉमन सर्विस सेंटर को देने का प्रावधान है। हमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करनी है
कुछ स्टेट में हमारा समझौता हो गया है, कुछ स्टेट में हमारा समझौता अभी होना बाकी है। लेकिन हमें लगता है कि पंचायत का जितना भी काम है, चाहे वो मनरेगा का डेटा एंट्री हो, चाहे वो इलेक्शन के कार्ड्स हों, या बाकी जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं पंचायत की, वो सारी डेटा एंट्री वर्क्स, डिजिटाइजेशन वर्क्स या सपोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग और मोबिलाइजिंग कैंडिडेट कैन बी डन थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर। तो जब ये काम शुरू होगा तो छोटे लेवल पे हम रूरल बीपीओ बना पाएंगे, एटलीस्ट 4 to 5 सीटर इन एवरी पंचायत, जिससे महिलाएं वो डेटा एंट्री और हेल्प डेस्क की तरह काम कर सकेंगी। हमने देश में कुछ रूरल बीपीओ सीएससी के माध्यम से बनाए हैं और अभी तक की हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है। हमें लगता है कि हमारा जो समझौता पंचायत मिनिस्ट्री के साथ हुआ है उससे रूरल बीपीओ लोकल लेवल पे बहुत सफल होंगे और हम इसी तरह दूसरे लोगों डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से काम लेकर के छोटे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले रूरल बीपीओ क्रिएट कर सकेंगे। तो भारत ने रूरल बीपीओ और फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमारा मकसद है कि हर कॉमन सर्विस सेंटर को बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट बना जाए। अभी हमारे एग्रीमेंट कुछ बैंकों के साथ हुए हैं, कुछ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ हुए हैं और बहुत एग्रेसिवली वेरी सून एवरी कॉमन सर्विस सेंटर विल बिकम ए बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट करने से फुटफॉल बढ़ता है और ट्रांजेक्शन्स बहुत होती है। अभी भी हमारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उससे लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। व्हेन यू डू अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिबिलिटी और विश्वास बढ़ जाता है एंड डू दैट पार्ट ऑफ देम। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी बहुत अच्छी हैं और हमें लगता है कि हम अभी छोटे छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देंगे। अभी हमारा एक एग्रीमेंट अमूल कोऑपरेटिव से हुआ है जिसमें हमने अमूल कैफ़े खोलने का प्रावधान किया है। तो हम छोटे छोटे अमूल कैफ़े खोल करके अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मुहिम चला रहे हैं, ताकि लोग अपने पास रह कर के लोग अपने काम से सुविधा से अपने हिसाब से काम कर सकें और कम्युनिटी को तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन CSC विल ऑल्सो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इट्स इनकम एंड रेवेन्यू। जी, तो देखा जाए तो CSC का भविष्य बहुत चमकदार है। तो हमारे जो वीएलई भाई बहन और बाकी लोग जो उन्होंने आज हमें सुना हमारे साथ, तो देखा जाए तो CSC के जो रास्ता है अभी सफ़र हमने शुरू ही किया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों से बात करी, आपने अपना कीमती समय हम सब के साथ बांटा और हमारे वीएलई भाई बहनों को हमेशा की तरह उत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।